Class 11 Political Science Chapter 3 Election and Representation. Here is the 7th video of this chapter. Let's start the topic. In this video we will start with the cartoon explanation. बच्चे cartoon explanation is quite very important for your class 11th. Here is the cartoon. There is a tiny person who is trying to speak what particularly this tiny person is representing the opposition party, and the gentlemen standing near to that tiny person, they are persons from the ruling party. बेसिकली इस पूरे कार्टून में वो ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपकी ऑपोजिशन पार्टी इतनी ज़्यादा स्मॉल है नंबर्स में भी और पावर के अमाउंट में भी. ऐसा तब होता है जब आपकी रूलिंग पार्टी एक फुल फ्लेज मेजॉरिटी के साथ और कई बार मेजॉरिटी सीट से कई ज़्यादा सीट्स रूलिंग पार्टी अपने पास रखती है. जहाँ पर ऑपोजिशन पार्टी का जो रोल है बेटा कि वॉचफुल रहना, कीन आइज से काम करना, विजिलेंटली चेकआउट करना रूलिंग पार्टी को, वो सारे के सारे काम बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं. तो बेसिकली एक्सप्लेनेशन हमें कहती है दैट दीज मेंबर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी आर ट्राइंग टू लिसन टू द टाइनी ऑपोजिशन पार्टी. वॉज दिस द इफेक्ट ऑफ आर इलेक्टोरल सिस्टम? बेसिकली नो, क्योंकि इसमें हमारे इलेक्टोरल सिस्टम की कोई कमी नहीं है. चाहे हम लोग FPTP सिस्टम यूज़ करें, चाहे हम लोग PR सिस्टम यूज़ करते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. यहाँ पर मैटर कर रहा है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट करती है उसे ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ वोट्स मिलते हैं, नंबर ऑफ सीट्स से वो जीतते हैं, और हाउस में चाहे वो लोकसभा है, राज्यसभा है, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो वहाँ पर उनका एक मेजर रोल रहता है. और वो एक पर्टिकुलरली ये कहा जाता है कि एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी की तरह, क्या स्ट्रॉन्ग रूलिंग गवर्नमेंट की तरह काम करती है. यहाँ पर बेसिकली हम लोग बेटा बात कर रहे हैं हमारा जो इलेक्शंस का टाइम पीरियड रहा. बेसिकली हमारे फर्स्ट इलेक्शन से लेके 1967 तक का, जब हमने वन पार्टी डोमिनेंस वाला टाइम पीरियड देखा. और ये वन पार्टी डोमिनेंस के अंदर हमारे पास कांग्रेस रही. ठीक है, तो ये वो टाइम पीरियड जब कांग्रेस को बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता था. 500 में से 400 या ऑलमोस्ट 350 प्लस सीट्स वो हमेशा लेके जाया करते थे, जिसमें अपोजिशन का रोल बहुत ज़्यादा कम हो जाता था. Now let's move towards the next paragraph. We were doing the topic, why did India adopted FPTP system. So we are trying to find out the answer of this. More importantly, the makers of the constitution also felt that the PR based election may not be suitable for giving a stable government in the parliamentary system. Reason, क्योंकि अगर FPTP सिस्टम है तो इलेक्शंस में कौन से कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं वो मुझे पता है. इलेक्शंस में जो भी पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट कर रही है उनके बारे में मेरे पास पूरा इन्फॉर्मेशन है. मुझे ऐसा नहीं होगा जैसे कि PR में होता है कि पार्टी इलेक्शंस में कंटेस्ट कर रही है और पार्टी इलेक्शंस के रिज़ल्ट आने के बाद बताएगी हमें कि भैया कैंडिडेट कौन सा आने वाला है किस एरिया में. एक कैंडिडेट या एक रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा तो भी हमें प्रॉब्लम होगी, क्योंकि FPTP के अंदर सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव होता है एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में. PR में एक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. तो यहाँ पर हम कहीं ना कहीं शायद ऐसा हो, फ्यूचर में ऐसा हो कि हम लोग हमारे कैंडिडेट्स को जानते ही ना हो, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को ना जानते हो. 2 रिप्रेजेंटेटिव एक ही रीजन में काम कर रहे हैं तो एक कैंडिडेट कहे कि भैया आप उसके पास जाओ काम करवाने के लिए, दूसरा कहे कि भैया उसके पास जाओ. तो यहाँ पर जो आम जनता है उसे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी. तो मे बी लोगों का जो एक सपोर्ट है, फेथ है गवर्नमेंट के प्रति, वो धीरे धीरे करके कम भी हो सकता है. नेक्स्ट,
We shall study the nature of the parliamentary system in the executive in the next chapter. This system requires that the executive has majority in the legislature. Majority mean to say कि executive तब तक अच्छे से काम कर पाएगी जब तक उसका legislature में support है, legislature से उसको साथ मिल रहा है काम करने का. ये बेटा statement हम दोबारा पढ़ेंगे. You will notice that the PR system may not produce a clear majority because seats in the legislature would be divided on the basis of the shares of vote. इसके अलावा the FPTP system generally gives the largest party or the coalition some extra bonus seats more than their shares of vote would allow. बेसिकली बेटा ये वही स्टेटमेंट है हम लोग FPTP के रिगार्डिंग बात करते हैं कि आपके परसेंटेज ऑफ वोट्स आपकी नंबर ऑफ सीट से ज़्यादा हो सकते हैं, तो यहाँ पर उसको एक्स्ट्रा बोनस मिल जाता है. Thus, this system makes it possible for the parliamentary government to function smoothly and effectively by facilitating the फॉर्मेशन ऑफ द स्टेबल गवर्नमेंट. यानी कि आपके परसेंटेज ऑफ वोट से डिसाइड किया जाता है कि भैया आपको कितनी सीट्स मिलेंगी, और वो जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो डिसाइड करती हैं कि आपकी एक स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्म हो पाएगी या फिर नहीं हो पाएगी. फाइनली द FPTP system encourages voters from the different social groups to come together to win an election in a locality. बेसिकली हम लोग ये देखकर चलते हैं कि बेटा इंडिया में डाइवर्सिटी है और मल्टी पार्टी सिस्टम है, तो वो उस डाइवर्सिटी को अलाउ करता है. पॉलिटिकल पार्टीज उस डाइवर्सिटी के साथ बनाई जाती है. जैसे कि हम शुरुआत में बात करते हैं तो कांग्रेस का जब हम एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ये बेटा ये सब एग्जांपल्स हम 11th और 12th में कई बार रिपीट होगा, तो इसलिए बार बार मैं आपको कांग्रेस का एग्जांपल दे रही हूँ. बिकॉज कांग्रेस एक ऐसी अम्ब्रेला पॉलिटिकल पार्टी थी जहाँ पर हर क्लास, हर कास्ट, हर कल्चर, जेंडर या डिफरेंट सेक्शंस ऑफ सोसाइटी या फिर कह सकते हैं डिफरेंट रीजन ऑफ दिस नेशन, हर टाइप के लोग या हर डाइवर्सिटी के लोग उसमें मौजूद थे. तो ये वेरिएशन हमें मल्टी पार्टी सिस्टम में देखने को मिलता है. ये वेरिएशन हमें हमारे FPTP का जो सिस्टम है उसमें देखने को मिलता है. और ये वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ हम FPTP में ही इंजॉय कर सकते हैं. PR सिस्टम में हम ऐसा इंजॉयमेंट नहीं कर सकते. In a diverse country like India, a PR system would encourage each community to form its own nationwide party. क्योंकि हर कम्युनिटी अपनी अपनी पार्टी बनाएगी, तो इससे कहीं ना कहीं कम्युनिज्म सेटअप होगा, सोसाइटियल डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, और जो कि इंडिया के अंदर हम लोग करेंगे तो हमारे पास तो बहुत ज़्यादा डिविजन्स होने स्टार्ट हो जाएंगे और हमारी जो यूनिटी है डाइवर्सिटी में वो ख़त्म हो जाएगी. तो हमें तो वो यूनिटी मेंटेन करनी है, इसलिए हमें सबको अलाउ करना है एक ही अम्ब्रेला के नीचे. दिस में ऑल्सो हैव बीन एट द बैक ऑफ द माइंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स. और आप ये भी कह सकते हैं कि ये सबसे बड़ा रीज़न रहा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स का या कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का PR सिस्टम को लोकल लेवल पर यूज़ ना करने का. आफ्टर दिस the experience of the working of the constitution has confirmed the expectations of the constitution makers. The FPTP system has proved to be simple, familiar to the ordinary voters. Why familiar? Because during the British time period we have used this system. ठीक है. And it has helped large parties to win a clear majority at the center and the state, ताकि सेंटर स्टेट पे कॉमन पॉलिटिकल पार्टी होती है तो काम करना बहुत आसान हो जाता है. द सिस्टम हैज़ ऑल्सो डिस्करेज पॉलिटिकल पार्टी दैट गेट्स ऑल देयर वोट्स ओनली फ्रॉम वन कास्ट एंड कम्युनिटी. इसलिए कास्ट सिस्टम या कास्ट वोटिंग को भी बैन किया गया ताकि आप कास्टिज्म या कम्युनिज्म को प्रमोट ना करें. नॉर्मली द वर्किंग ऑफ द FPTP सिस्टम रिजल्ट्स इन अ 2 party सिस्टम, बट इन इंडिया वी यूज इट एज अ मल्टी पार्टी सिस्टम. This means that there are 2 major competitors for power and power is often shared by these 2 parties alternatively. बेसिकली बेटा FPTP की जब हम लोग बात करते हैं, जैसे कि हमने ब्रिटेन से ये FPTP सिस्टम लिया है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से हमारे पास आया है, तो वहाँ पर 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ है, लेबर पॉलिटिकल पार्टी एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी. तो मेजॉरिटी में बेटा 2 पार्टी या 2 पार्टी बेस सिस्टम में देखने को मिलता है, पर इंडिया में हम इसे मल्टी पार्टी के बेसिस पर यूज़ करते हैं. इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर अ न्यू पार्टी. जब बेटा हमारे पास FPTP में 2 पार्टी सिस्टम होता है तो किसी भी न्यू पॉलिटिकल पार्टी का एंटर करना पूरे कंपटीशन में और पावर
का शेयर यूज़ करना डिफ़िकल्ट हो जाता है. In this respect, the experience of the FPTP in India is slightly different. Why different? Because rest of the nations allow only two-party system in the FPTP, and we allow multi-party system in FPTP only. After the independence, through we adopted the FPTP system, there emerged a one-party dominance. बेटा हमने एक वो era देखा है. अब ना कुछ चीज़ें हम लोग पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं यहाँ से कंटिन्यू करूँगी. बेटा इंडिया में ना हमने बहुत सारे वेरिएशंस देखे हैं पॉलिटिकल पार्टी के सेंस में ही. जैसे कि बेटा हमने वन पार्टी डोमिनेंस देखा. यहाँ पर वन पार्टी डोमिनेंस से क्या मतलब है कि इलेक्शंस में कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ कंटेस्ट कर रही हैं, पर बार बार एक ही पॉलिटिकल पार्टी जीतती चली जाती है, जो हमें 1952 से लेके 1967 तक देखने को मिला. एंड द विनिंग पार्टी वॉज कांग्रेस ओनली. कि बहुत सारी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ कंटेस्ट कर रही हैं, पर नेहरू जी का, शास्त्री जी का इतना ज़्यादा एक क्रिज्मेटिक रोल रहा कि बार बार लोग उनके अंदर एक ब्लाइंड फेथ करते हैं कि हाँ यही हमारे नेता हैं एंड ऑल समथिंग. ठीक है, तो एक वन पार्टी डोमिनेंस हमें देखने को मिला. प्लीज़ बेटा वन पार्टी डोमिनेंस को वन पार्टी सिस्टम के साथ मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि वन पार्टी सिस्टम के अंदर क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी कंटेस्ट कर पाती है. और वन पार्टी डोमिनेंस में क्या हो रहा है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ कंटेस्ट कर रही हैं, पर डोमिनेंस के अंदर बार बार एक ही पॉलिटिकल पार्टी जीत रही है. यहाँ पर कंटेस्ट ही एक करती है, यहाँ पर बहुत सारी कंटेस्ट करती है डोमिनेंस में, पर बार बार एक ही पॉलिटिकल पार्टी जीतती है. इसी के साथ बेटा हम लोगों ने एक टू पार्टी डोमिनेंस भी देखा है कि समटाइम्स देयर वाज बीजेपी और कांग्रेस, इन दोनों के वर्सेस वाला वॉर चल रहा है कि कभी ये जीतेगी कभी वो जीतेगी. ठीक है, पर हम लोग इसको भी अगेन टू पार्टी सिस्टम के साथ जो है टू पार्टी डोमिनेंस है बेटा ये. ठीक है, तो हम इसे टू पार्टी सिस्टम के साथ मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि टू पार्टी सिस्टम के अंदर सिर्फ दो ही पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, वही उन्हीं में से कोई एक जीतती है अल्टरनेटिवली. बट टू पार्टी डोमिनेंस में क्या है, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ कंटेस्ट कर रही हैं, पर जीत किसी दो में से एक की हो रही, तीसरी पॉलिटिकल पार्टी का नाम देखने को ही नहीं मिलता. तो ये डोमिनेंस बेटा हमने देखा है इंडिया में ऑलमोस्ट 1967 से लेके 1993 तक. सेंटर लेवल पर बात की जा रही है. ठीक है, स्टेट लेवल पर बहुत पहले ही ख़त्म हो गया, पर सेंटर लेवल पर हमें ये देखने को मिला. अगेन हमारे पास एक मल्टी पार्टी सिस्टम है, और एक मल्टी पार्टी डोमिनेंस है. ठीक है, और अगेन सिस्टम के अंदर बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ कंटेस्ट करती हैं, कोई भी ये जीत सकती है. मल्टी पार्टी डोमिनेंस को हम लोग बेटा कोलिजन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के साथ मिक्स कर सकते हैं, और यानी कि एक पॉलिटिकल पार्टी हमेशा कोलिजन ही गवर्नमेंट बना रहा है, जैसे कि यूपीए, जैसे कि एनडीए, यही कोलिजन बना रहे हैं बार बार. तो लेट्स कंटिन्यू विद द पैराग्राफ. After 1989, India is witnessing the functioning of the multi-party coalition. At the same time, gradually in many states, two-party competition is emerging, but the distinguished features of India's party system is that the rise of the coalitions has made it possible for new and the small parties to enter in the electoral competition in spite of being a follower of the FPTP system. क्योंकि बेटा जब हमने टू पार्टी डोमिनेंस देखा है, मल्टी पार्टी डोमिनेंस भी हम लोग देखते हैं, तो सिर्फ जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वही इमेज में आती हैं, बार बार कंपटीशन में देखने को मिलती हैं. तो हम छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ को कभी नहीं सिस्टम में देख पाते. तो इस कोलिजन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, मल्टी पार्टी सिस्टम के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हमने कई छोटी पॉलिटिकल पार्टीज़ के नाम भी सुने हैं. बेटा नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिकली रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे. रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी वाला टॉपिक जो है ये कट हुआ है. अगेन ये पूरा टॉपिक बेटा सिलेबस में नहीं है, ये भी नहीं है.
जिसको बेटा मैं पेजेस को कट कर रही हूँ आपके सिलेबस में नहीं है। अभी सिलेबस चेंज हुआ है, कुछ पार्ट्स उनके कट कर दिए गए हैं, तो वो नहीं है आपके सिलेबस में। हम लोग अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स से।